Hello students, class 9th. I was teaching you the French Revolution कि किस तरीके से फ्रांस की जनता एक अफवाहों को सुनकर सड़कों पर आ गई और काफ़ी वायलेंट हो गई और किस तरीके से बेस्टली किले पर आक्रमण कर दिया और वहाँ के सारे कैदियों को रिहा कर दिया था। और कैसे फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में जो चर्च में रहने वाले क्लर्गी थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी, राजा कह सकते हैं या राजा के सगे संबंधी, और यहाँ जो राजा के महलों में काम करने वाले लोग थे, उच्च अधिकारी लोग थे, वो लोग आते थे। थर्ड स्टेट में बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट, कोर्ट में काम करने वाले अधिकारी और लॉयर आते थे। और पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, 3 भागों में भी 3 कैटेगरी में बांटा है इन्होंने। थर्ड स्टेट में वो लोग जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं या सरकारी अधिकारी हैं और वकील हैं। यहाँ पीजेंट्स और आर्टिशियंस हैं, कलाकार वगैरह हैं। यहाँ छोटे किसान हैं और भूमिहीन किसान हैं और यहाँ नौकर हैं। तो इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोगों को, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को बाय बर्थ कई सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, ऐसा हमने पढ़ा। थर्ड स्टेट में सम वेर रिच, कुछ लोग तो रिच थे, लेकिन कुछ लोग जो भूमिहीन किसान थे, जो लेबर थे, गरीब थे, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था और उनका जीवन बहुत कष्टमय था। तो आगे हम देखते हैं कि जो 3 भागों में बटा था फ्रांस का समाज, क्या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा वहाँ की लाइफ में, स्ट्रगल जो उन्होंने किया टू सरवाइव। द पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं, पॉपुलेशन जो फ्रांस की 1715 में केवल 23 मिलियन ही थी, जो 1789 तक 28 मिलियन हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि 1789 तक 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन फ्रांस की अगर हम बात करें, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन बढ़ना रियली एक बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज, और इस तरीके से क्या हुआ, वहाँ पर तेज़ी से इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी, फूड की डिमांड बढ़ने लगी, भोजन की कमी हो गई वहाँ पे। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, और जो प्रोडक्शन था ग्रेन का, जहाँ अनाज उगाया जाता था, कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जिस अकॉर्डिंग डिमांड थी फ्रांस में लोगों के द्वारा पॉपुलेशन बढ़ने से, उस अकॉर्डिंग वहाँ प्रोडक्शंस तो हुआ ही नहीं। और कई जगह पर फसल जब बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया, तो लोगों में एक आक्रोश हो गया और जो कीमतें थी बाज़ार में, प्राइस थे फूड के, वो ज़्यादा बढ़ गए होंगे। क्योंकि जब फूड की शॉर्टेज हो जाएगी और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो नियम क्या है, कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस ज़्यादा हो गई। सो इसीलिए बाज़ार में जो रोटी की कीमत थी, विच वॉज अ स्टेपल, जो एक बहुत ज़रूरी भरण पोषण करने वाली डाइट मानी जाती थी, उसकी जो डिमांड थी वो ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम होने से उसकी कीमतें बढ़ गई और मेजॉरिटी जो थी वो बढ़ने लगी। हुज ओन रैपिडली मोस्ट वर्करेबल। अब इस वजह से जो बहुत सारे वर्कर थे फ्रांस में, काम करने वाले मजदूर थे, एम्प्लॉयड, वो लेबर के रूप में काम करते थे किसी दुकानों में। हु ओनर्स फिक्स देयर वेजेस, जिसका जो मालिक होता था वो उन मजदूरों की वेजेस फिक्स करता था, उनकी मजदूरी तय करता था। यानी कि एक मजदूर तो तय नहीं करता मजदूरी, बल्कि जो मजदूर किसी दुकान में काम करता था तो उसके मालिक के द्वारा उस मजदूर की मजदूरी तय की जाती थी। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस। लेकिन अगर मजदूरी की बात करें, जिस रेशियो में वहाँ चीज़ों के दाम बढ़े, डिमांड ज़्यादा होने से, सप्लाई कम होने से, उस रेशियो में एक मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी। थिंग्स बिकेम वर्स, और इस कारण से इस जो कीमतें जितनी बढ़ी थी, मजदूरी नहीं बढ़ी मजदूरों की, काम करने वाले लोगों की। इसीलिए क्या हो गया, एक गैप आ गया
पुअर और रिच लोगों में जो गैप था वो बहुत बड़ा गैप हो गया। रिच लोग शायद बहुत रिच होते गए होंगे और पुअर लोगों को एक्सप्लॉइट करते रहे, उनका शोषण करते रहे। थिंग्स बिकेम वर्स, और जो चीज़ें थी वो इतनी खराब हो गई। वेन एवर डॉट, और जब कभी सूखा पड़ जाता था या हेल या कभी हम कह सकते हैं ओले पड़ते थे, रिड्यूस द हार्वेस्ट, इससे फसल क्या होता थी जब बर्बाद हो जाती थी। लेट सब्सटेंस क्राइसिस कहते हैं जब लोगों के रोज़मर्रा की आवश्यकता ही पूरी ना हो पाती हो, यानी रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो ये रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, हम पानी भी कह सकते हैं कि भोजन नहीं मिल पा रहा, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, या कपड़े नहीं हैं लोगों के पास, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, सस्टेनेंस क्राइसिस है, उस पर संकट आ गया। अभी सूखा पड़ गया है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है और लोग अनाज नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मजदूरी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो और एक गैप हो जा रहा है रिच और पुअर में, तो हर जगह पर एक संकट पैदा हो गया फ्रांस में। सम टाइम द अकर्ड फ्रीक्वेंटली फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रेजाइम्स। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सस्टेनेंस क्राइसिस बोला जाता है, एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जिसमें एक आदमी जो अपनी आजीविका चला रहा है और इन डेंजर, उसकी अपनी आजीविका जिससे चलती है वो तक खतरे में पड़ जाए, इसको बोलते हैं सस्टेनेंस क्राइसिस। इस तरीके से हम देख सकते हैं हाउ ए सस्टेनेंस क्राइसिस, कैसे एक सस्टेनेंस क्राइसिस वहाँ हुई होगी। बैड हार्वेस्ट हुई, फसल बर्बाद कैसे हुई थी, ड्रॉट, सूखे के कारण, या हेल या ओले पड़ने के कारण, या कभी कभी बाढ़ से, बाढ़ ज़्यादा आ जाती, उस कारण से चलो फसल बर्बाद हो गई। तो उस स्थिति में जब फसल बर्बाद हो गई थी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। दूसरा कारण, पॉपुलेशन के बढ़ने से जो लेबर थे उनकी जो वेजिस थी वो एक ओनर के द्वारा डिसाइड की जाती थी, वो नहीं बढ़ी तो फूड अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उनके सामने भूखे मरने की स्थिति आ गई। और जो पुअरेस्ट थे कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड, और जो गरीब जो लोग थे वो नहीं खरीद पाए। इससे क्या हुआ, एपिडेमिक, बीमारियां, गरीब जो लोग थे उनको तरह तरह की बीमारियां होने लगी या भूख से वो मरने लगे। और एपिडेमिक होने से कहीं ना कहीं एक क्राइसिस, सभी लोग भूख से मरने लगे वहाँ पर, या बीमारी से मरने लगे। अब जब उनके पास खाना खरीदने के लिए, भोजन खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो इलाज कराने के लिए कहाँ से पैसा होगा। इस तरीके से हमने देखा, अगर हम देखें ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेशंस इन एंड टू प्रिविलेजेस जो थे किस तरीके से घटित हुए होंगे। इन द पास में हमने देखें पीजेंट्स एंड वर्कर्स जो थे, वहाँ पर जो पीजेंट्स किसान थे या जो मजदूर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो किस तरीके से हम कह सकते हैं पुराने टाइम पर जो किसान थे या मजदूर थे उन्होंने एक विद्रोह किया कि जो टैक्स बढ़ा दिए गए थे और जो भोजन की कमी हो गई थी बाढ़ आने के कारण या सूखा पड़ने के कारण, ओले पड़ने के कारण, और वो जो मजदूर थे उनकी वेजिस नहीं बढ़ी और गैप आ गया और वहाँ पर एक भुखमरी फैल गई। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दे वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। दे लैक्ड द मीन्स एंड जो प्रोग्राम जो थे कैरी आउट फुल स्केल मेजर में थे, एंड दे वुड ब्रिंग अबाउट ए चेंज, और एक बदलाव की स्थिति में थे इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर में, सामाजिक और आर्थिक ऑर्डर में। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप, उन ग्रुपों को छोड़ दिया विद इन द थर्ड स्टेट में जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस यानी समृद्ध थे, कैपेबल थे, एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन, और शिक्षा तक पहुंच सकते थे और उनके पास नए विचार थे। 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, विटनेस के रूप में उभरा इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप, तो बहुत सारे जो सामाजिक ग्रुप थे, समुदाय थे, वो क्या हुए, इमरजेंस हो गए। अब कैसे इमरजेंस हुए, तमाम इन द मिडिल क्लास जो लोग थे
मिडिल क्लास के मध्यम वर्गीय जो लोग जिनके ऑन दियर वेल्थ, जिनके पास धन कमा सकते थे, जो धन था, दो एंड एक्सपेंडिंग, और जो एक्सपेंड कर सकते थे ओवरसीज ट्रेड में, व्यापार करने में, एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, और जो मैन्युफैक्चर थी गुड्स चीज़ें थी जैसे कि वुलन है, सिल्क टेक्सटाइल है, दैट वर आइदर एक्सपोर्ट, वो आइदर वो एक्सपोर्ट कर सकते थे या ब्रॉड बाई रिच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, या धनी परिवार के सदस्यों से ले सकते थे, इन एडिशन टू मर्चेंट। इसमें जो बहुत सारे व्यापारी थे और जो मैन्युफैक्चर भी करते थे। थर्ड स्टेट में इंक्लूड प्रोफेशंस, या जिनके पास कुछ प्रोफेशन थे थर्ड स्टेट में, जैसे कि वकील है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, यानी प्रशासनिक सरकारी जो अधिकारी हुआ करते थे। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड, इनमें कुछ अच्छे वर्ग भी थे जैसे बिजनेसमैन है, मर्चेंट है, ये जो थे ऑल ऑफ दी एजुकेटेड थे और ये यकीन करते थे कि दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, कि जो धनी वर्ग थे या पढ़े लिखे वर्ग थे इनका ये मानना था कि किसी भी अन्य सोसाइटी के वर्ग के लोगों को बाय बर्थ से अधिकार नहीं मिलने चाहिए। जैसे वहाँ पर नोबिलिटी लोगों को या क्लर्गी मैन को बाय बर्थ उनको कुछ लैंड दिया जाता था या टैक्स फ्री कर दिया जाता था, तो ये इसके फेवर में नहीं थे। ये लोग जो थर्ड स्टेट में लॉयर लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, मर्चेंट लोग थे, वो बाई बर्थ इनको स्पेशल अधिकार देने के फेवर में नहीं थे। रेदर ए पर्सन, इसके बदले ए पर्सन जो था सोशल पोजीशन जिसकी मस्ट डिपेंड ऑन देयर मेरिट पर डिपेंड करती थी, एक मेरिट बनती थी। दिस आइडिया इन्वेस्टिगेटिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इसलिए एक सोसाइटी जो थी फ्रीडम के बेसिस पर, इक्वल लॉ के बेस पे मानते थे। उनका ये मानना था कि एक सोसाइटी में कंप्लीट फ्रीडम मिलनी चाहिए सभी को और समान न्याय होना चाहिए सबके लिए, और सबके लिए समान अवसर भी होने चाहिए, यानी कि किसी रिच पर्सन्स के लिए या नोबिलिटी लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है और गरीब लोगों के लिए नहीं। वो टैक्स ही दिए जा रहा है, नमक पर भी वो टैक्स दे रहा है, हर जरूरी चीज़ों पर उसे टैक्स देना पड़ता था। वेयर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स, तो उन लोगों ने सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान कानून, समानता, इसका एक प्रपोजल रखा। जो फिलोसफर थे वहाँ दार्शनिक थे, उसमें एक थे जॉन लॉकी। तो जॉन लॉकी और जीन जैकीज रूसो, ये दो महान फिलोसफर माने जाते हैं, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। तो लॉकी ने एक बुक लिखी थी द ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट नाम की किताब लिखी थी। लॉकी ने सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स के लिए उन्होंने बात कही जो मोनार्च के अगेंस्ट चलती है। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड अबाउट कि किस तरह से जो मोनार्ची थी वहाँ पर राजतंत्र जो था इसके अगेंस्ट दो फिलोसफर्स थे जॉन लॉकी और रूसो, उनकी किताब के द्वारा कि सबको एक समानता मिले, सबको जस्टिस मिले, फ्रीडम मिले, इक्वलिटी हो, बल्कि बाय बर्थ लोगों को इतने ढेर सारे अधिकार न मिले जैसा कि फ्रांस की सोसाइटी में उस समय देखने को मिलता था। Next part I will continue in next video. Thank you for listening me.